हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं वरुण, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, एजुसेट पे प्रसारित पिछली वीडियोस में आप ये देख पाए कि रोज़गार क्या है, बेरोज़गारी की डेफिनेशन, बेरोज़गारी के प्रकार और बेरोज़गारी को मेज़र करने के लिए जो उपाय हैं उनकी चर्चा की जा चुकी है। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं वो कार्यक्रम, वे योजनाएं जो सरकार द्वारा रोज़गार संवर्धन के लिए, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए जो सरकार द्वारा उपाय अपनाए गए, जो योजनाएं चलाई गई, आज हम इस वीडियो में उन योजनाओं पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो योजनाओं पे चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बताऊं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो बेरोज़गारी है वो एक गंभीर समस्या होती है। इसकी दो मार हैं। पहली मार तो ये है कि जो लोग बेरोज़गार हैं वो लोग गरीबी के जीवन को जीते हैं, गरीबी स्तर में रहते हैं और उनको जो जीवन की बेसिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती। उसके साथ साथ जिस देश में बेरोज़गारी की समस्या अधिक पड़ती है उस देश में कई सामाजिक कुरीतियाँ भी जन्म ले लेती हैं और उसके साथ कई सामाजिक चुनौतियों का सामना उस देश को करना पड़ता है। और वो चुनौतियाँ जैसे उस क्षेत्र में नक्सलवाद का बढ़ना, उस क्षेत्र में चोरी या लूटपाट जैसी घटनाओं का बढ़ना, लोगों का व्यसनों में इन्वॉल्व हो जाना, इस तरह की चीज़ें उस देश में पाई जाती हैं जब किसी देश में बेरोज़गारी अधिक पाई जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, बेरोज़गारी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए दो मुख्य समस्या लेके आती है। एक आर्थिक चुनौती, दूसरी सामाजिक राजनीतिक चुनौती। तो अब हम बात करते हैं उन योजनाओं की, जो योजनाएं सरकार द्वारा अपनाई गई, चलाई गई, जिनका उद्देश्य रोज़गार संवर्धन करना था, बेरोज़गारी को ख़त्म करना था। तो मैं पहली जिस योजना की बात करने जा रहा हूं उस योजना का नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्या नाम है बच्चों इस योजना का? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब बात होती है कि योजना कब शुरू हुई। अच्छा, इसके बारे में मैं बताऊं तो इसकी एक ट्रिक भी आपको बताता हूं, कैसे आपको याद रहेगा इस योजना का वर्ष क्या है। तो इस योजना का वर्ष है 1 अप्रैल 1999 में ये योजना चालू हुई, योजना लागू हुई। और जो मैं कह रहा था आपको, मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये याद आ जाए कि ये वर्ष था इसका। तो जैसे इस योजना के नाम को समझिए, स्वर्ण जयंती। तो स्वर्ण जयंती जिसे अंग्रेज़ी में गोल्डन जुबली कहते हैं, गोल्डन जुबली या स्वर्ण जयंती बोलते हैं 50 वर्षों को। तो 50 वर्ष किसके 50 वर्ष? आज़ादी के 50 वर्ष। आज़ादी के 50 वर्ष कब हुए थे? 1997 में आज़ादी के 50 वर्ष हो गए थे, क्योंकि 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी और 1997 में 50 वर्ष हो गए थे। तो स्वर्ण जयंती वर्ड जुड़ा हुआ है, तो आपको याद आना चाहिए योजना 97 के आसपास की है। तो स्वरोजगार शब्द जुड़ा हुआ है, स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर बल देती है ये योजना। और एक और वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है इस योजना के नाम में, ग्रामीण। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ग्रामीण। तो इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, ये इस योजना को कहाँ लागू किया गया? गांव के लिए है ये योजना। तो गांव के लिए योजना बनाई गई थी। तो इसके बारे में, इसके नाम से ही आपने इसके बारे में काफ़ी चीज़ समझ ली होंगी। आपको एग्ज़ाम्स में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पर टिप्पणी लिखें, तो आप लिख सकते हैं कि कब स्टार्ट हुई, इस योजना का उद्देश्य क्या था, लोगों को स्वरोजगार की, युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। और उसके साथ ये कहाँ लागू हुई? गाँव के लिए योजना थी। इस योजना में क्या किया गया था? बेसिकली वो ये था कि गाँव में छोटे छोटे उद्योग खोले गए और उनको मैनेज करने के लिए सेल्फ
हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह बनाए गए और वे स्वयं सहायता समूह में युवाओं को जोड़ा गया जो उन उद्योगों को, छोटे छोटे उद्योगों को चलाते थे और उससे जो जीविका का अर्जन होता था उससे लोगों को रोज़गार प्राप्त होता था, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद मिलती थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में दो योजना जो पहले से चली हुई थी, लागू थी, उन योजनाओं को इस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया था। वो योजनाएं थी एक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे IRDP भी कहते थे, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इसमें मिला दिया गया था। और दूसरी योजना जो पहले से चालू थी, लागू थी, जिसको इसमें मिलाया गया वो थी ट्रिज्म यानी ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या था? ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रिज्म, TRYSEM, ट्रिज्म। अब मैं जिस दूसरी योजना की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो क्या नाम है बच्चों? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये योजना कब चलाई गई थी? 1 दिसंबर 1997 को। ये योजना कब इम्प्लीमेंट हुई? 1 दिसंबर 1997 को ये योजना चलाई गई थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है उसको इरेडिकेट करना, उसको कम करना, ख़त्म करना। जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? शहरी बेरोज़गारी, शहरी बेरोज़गारी का उन्मूलन करना इस योजना का उद्देश्य था। और इस योजना में दो महत्वपूर्ण योजनाओं को जिनको मिलाया गया वो थी नेहरू रोज़गार योजना और प्रधानमंत्री समन्वित शहरी निर्धनता उन्मूलन प्रोग्राम। इन दो योजनाओं को इस योजना में मिला दिया गया था। पहली नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री समन्वित शहरी निर्धनता उन्मूलन प्रोग्राम, जो आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये दो योजनाएं थी जो मिला के ये योजना बनाई गई, जिसका नाम मैंने अभी बताया आपको, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। और इस योजना के मुख्य दो भाग थे। पहला शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और दूसरा शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम। तो अब हम अगली योजना की बात करने जा रहे हैं। जो तीसरी महत्वपूर्ण योजना थी जो रोजगार संवर्धन के लिए चलाई गई वो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। और ये योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में चलाई गई थी। यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या है बच्चों? आपने पढ़ा है पहले, 1974 से 78, यानी 1974 से 1978 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। उसके प्रथम वर्ष में यह योजना चलाई गई थी। और इस योजना का उद्देश्य ये था कि लोगों तक न्यूनतम आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना, ताकि लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकें, और दूसरा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। इस योजना के जो मुख्य तत्व थे वो थे ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, पोषाहार और शहरी तंग बस्तियों में जो वातावरण है उसको सुधारना, उसको ठीक करना। तो ये कुछ उद्देश्य थे। और एक उद्देश्य और ये भी था कि जो ग्रामीण कृषक हैं, जो बिना ज़मीन के हैं, उन लोगों को घर मुहैया कराना, घर उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। तो जो हमने अभी तीसरी महत्वपूर्ण जो योजना अभी पढ़ी वो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जो सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष यानी 1974 में चलाई गई थी। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम 20 पॉइंट्स प्रोग्राम की।
ये 20 पॉइंट्स प्रोग्राम क्या था, जिसे हिंदी में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम भी कहते हैं। जो ये 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाएं, गरीबी उन्मूलन किया जा सके। और इन दोनों महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ साथ ये कई और सामाजिक आर्थिक उद्देश्य थे, उनको भी ये कवर करती थी। तो कहने का मतलब है ये जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट योजना थी जो अनेक सामाजिक आर्थिक पहलुओं को कवर करती है। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो सबसे पहले अपनाया गया वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में यही कार्यक्रम चलाया गया, ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया। फिर 1982 में इसको फिर रिस्ट्रक्चर्ड किया गया और फिर 1986 में अगेन इट वाज रिस्ट्रक्चर्ड और 1986 में फिर दोबारा रिस्ट्रक्चर हुआ, तीसरी बार रिस्ट्रक्चर हुआ और फिर अंतिम बार 2006 में इसका फिर रिस्ट्रक्चर हुआ, जो 5 अक्टूबर 2006 को जिस रिस्ट्रक्चर को मंजूरी मिली थी और फिर वो 1 अप्रैल 2007 से लागू हुआ था। तो जो लेटेस्ट 20 सूत्रीय कार्यक्रम है वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 है, जिसे हम TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP 2006 TPP 2006 के नाम से भी जानते हैं। अब मैं पांचवी जिस महत्वपूर्ण योजना की बात करने जा रहा हूँ वो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसे PGY शॉर्ट फॉर्म में भी जानते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सन 2001 में लागू की गई थी। इस योजना के मुख्य 3 हिस्से हैं, 3 भाग हैं। यानी ये जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है, ये 3 योजनाओं का एक संगम है। तो जो वे 3 योजनाएं हैं उसमें पहली है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरी योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, तीसरी योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना। इनके नाम से ही स्पष्ट है ये ग्राम यानी गांव के लिए है। और जो पहली योजना है इसका पार्ट है जो पहला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना का उद्देश्य कोई भी गांव जिसकी आबादी 500 से ज़्यादा है उस गांव को किसी अन्य गांव या शहरों के साथ जोड़ना पक्की सड़कों के साथ, और जिसे हम अंग्रेज़ी में ऑल वेदर रोड भी बोलते हैं। पक्की सड़कों के साथ गाँव को गाँव से शहरों से जोड़ना, ताकि ग्रामीणों को अपनी जो फसलें हैं वो मंडियों तक ले जाने में आसानी हो सके, ग्रामीणों के लिए सरल हो सके कि वो आप जो शहर हैं या गांव हैं उन तक उनकी कनेक्टिविटी बन सके। तो ये योजना, और जैसे दूसरी योजना है इसमें ग्रामीण आवास योजना, जिसके तहत गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनको आवास उपलब्ध हो। तीसरी ग्रामीण पेयजल योजना, जिसका उद्देश्य गांव वासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। ये योजना जो चलाई गई, जिसको मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, एक महत्वपूर्ण योजना थी, योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास में और उनके लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने में बहुत मदद करती है। बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की, जो रोजगार संवर्धन में जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और जिसे संसार की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना के रूप में भी जानते हैं। वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी इसको हम इसका जो नाम जिससे फेमस है मनरेगा, अगर हम इसको समझें, पूरा इसका नाम समझें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट
ये जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 में अस्तित्व में आया। पहले इसके आगे ये जो महात्मा गांधी शब्द है ये नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। पहले इसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के रूप में जानते थे। फिर इसमें महात्मा गांधी शब्द और जोड़ दिया गया, तो जिसे अब इसे हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के रूप में जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे मनरेगा भी कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत यह किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 100 दिन के रोज़गार अवश्य रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। इस शब्द में, जिसके नाम में एक शब्द जुड़ा हुआ है गारंटी, इसका अर्थ यह है कि केंद्र सरकार एक गारंटी ले रही है लोगों को रोज़गार, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने की, और वो गारंटी है 100 दिन काम करने की। इसके तहत जॉब कार्ड्स इशू किए गए हैं, और अगर मैं जॉब कार्ड की संख्या की बात करूं तो अब तक इसमें जो जॉब कार्ड इशू किए गए हैं वो 14.5 करोड़, यानी 14 करोड़ से ज़्यादा, 14.5 करोड़ जो जॉब कार्ड हैं वो अब तक इशू किए जा चुके हैं, और जिसमें से लगभग 9 करोड़ जो जॉब कार्ड हैं वो एक्टिव हैं, यानी जिनको 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध किया जा रहा है। और जब कोविड-19 महामारी के कारण जब लॉकडाउन देश में लगा, और उसके कारण अनेकों जो शहरी क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहाँ रहने वाले जो अप्रवासी मज़दूर हैं, जब वो अपने गाँव को वापस लौट गए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उन औद्योगिक क्षेत्रों में सभी उद्योग धंधे बंद हो गए थे, तो जब वो ग्रामीण लोग, अप्रवासी मज़दूर जब वापस अपने गाँव में पहुंच गए, तो यही योजना थी जिसने उन लोगों को उनके ही गाँव में रोज़गार उपलब्ध कराया, ताकि वो अपनी जीविका अर्जित कर सकें, ताकि वो अपना जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सकें। उसके लिए जो उनको जीविका की आवश्यकता है वो कमा सकें, अर्न कर सकें। इस योजना ने उस समय उन लोगों के लिए एक वरदान का कार्य किया। तो और ये योजना ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में लोगों को 100 दिन के रोज़गार की गारंटी देती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यह योजना 7 सितंबर 2005 को इस योजना का जो अधिनियम है, जिसे हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 कहते हैं, ये 7 सितंबर 2005 को अस्तित्व में आया, और ये 2 फरवरी 2006 को इम्प्लीमेंट की गई ये योजना। शुरू में यह योजना भारत के 200 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट की गई, और फिर बाद में इसको 2008 तक आते आते भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। आज यह योजना भारत के 697 डिस्ट्रिक्ट्स में कार्य कर रही है, जिसमें 697 डिस्ट्रिक्ट्स में 7077 ब्लॉक्स में 2,68,713 ग्राम पंचायतों में यह योजना है, और इस योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगली योजना की, वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सन 2005 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई। इस योजना का जो उद्देश्य है वो है युवाओं को स्किल्ड करना, उनके अंदर कौशल उनके अंदर सर्जित करना, जिसके लिए भारतवर्ष में कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले गए, और जिसके तहत युवाओं को कौशल के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और ताकि वो स्वरोजगार कर सकें या उद्योगों में अच्छी नौकरियां, स्किल्ड जॉब्स ले सकें, एक एज ए स्किल्ड लेबर की तरह, ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। तो यह योजना इसके लिए कार्य कर रही है, और इस योजना के तहत जो युवा
हैं उनको उनके अंदर कौशल के लिए कुछ ऐसे जो कोर्सेज़ हैं जो स्किल रिलेटेड हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस खोले जा रहे हैं ताकि युवाओं को टेक्निकली स्किल जो ट्रेनिंग्स हैं या जो अन्य ऐसे कौशल हैं जिससे वो स्वरोज़गार कर सकते हैं वो उनको मिल सकें, वो इस योजना का पार्ट हैं, जिसके तहत युवा स्किल्ड हों और एक एज ए स्किल्ड लेबर वो अच्छा जीवन या और अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकें। योजनाओं को समझने के बाद अब हम बात करते हैं योजनाओं की समीक्षा की, योजनाओं की इनके मूल्यांकन की। क्या ये योजनाएं अपने उद्देश्य में सही साबित हुई? क्या ये योजनाएं सफल रही? क्या इन योजनाओं के कारण लोगों को रोज़गार प्राप्त हो पाया? तो इसके लिए सबसे पहले मैं जिस पॉइंट की बात करूँगा वो है व्यावसायिक संरचना की। व्यावसायिक संरचना से क्या अभिप्राय होता है? व्यावसायिक संरचना से अभिप्राय होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में जो बेसिकली 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि और सहायक क्रियाएं जिसमें शामिल हैं, द्वितीयक क्षेत्र जिसमें विनिर्माण उद्योग शामिल हैं और तृतीयक क्षेत्र जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं जिसमें सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में जनसंख्या का कितना प्रतिशत उसमें संलिप्त है, कार्य कर रहा है, रोज़गार में है, यह देखा जाता है व्यावसायिक संरचना में। तो व्यावसायिक संरचना की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे तुलना करेंगे जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद की और अब की, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हम उसके बाद की बात करते हैं तो हमारे पास सन 1950-51 के आंकड़े हैं जिसको हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसमें प्राइमरी सेक्टर जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में देश की 72.72% जो जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रही थी। और द्वितीयक क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो देश की 10.02% यानी 10% जो जनसंख्या है वो द्वितीयक क्षेत्र में यानी सेकेंडरी सेक्टर में, जिसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, उसमें कार्य कर रही थी। और जब हम बात करते हैं टर्सरी सेक्टर जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, तो टर्सरी सेक्टर में देश की 17.26% जनसंख्या तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में कार्य कर रही थी। तो ये हमने देखा 1950-51 के आंकड़े, ये आप देख पा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं 2017-18 के आंकड़े, 2017-18 में कितने प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में थी, तो हम बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में जो प्राइमरी सेक्टर जिसे हम बोलते हैं उसमें देश की 43.8% यानी 43.8% जनसंख्या 2017-18 में 43.8% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रही थी। और जब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर के की बात करते हैं तब, तो सेकेंडरी सेक्टर में देश की 24.7% जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है, जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तब हम कार्यशील जनसंख्या की बात करते हैं, तब हम उस कार्य शक्ति की बात करते हैं जो कार्य कर रहा है, रोजगार में संलिप्त है। तो देश की 24.7% जो कार्यशील जनसंख्या है वो सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व थी। और जब हम बात करते हैं सेवा क्षेत्र की, तो सेवा क्षेत्र में 31.5% जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है वो इसमें टर्सरी सेक्टर जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं उसमें 31.5% जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या इन्वॉल्व थी। तो हम क्या देख पा रहे हैं? हम यह देख पा रहे हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र में 72% जो कार्यशील जनसंख्या इन्वॉल्व थी वो 1950-51 में 72% लोग इन्वॉल्व थे, वो 2017-18 में 43.8% रह गए, यानी इसमें एक गिरावट आई, जो एक अच्छी बात है जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। और जो सेकेंडरी सेक्टर जिसमें केवल 10% लोग
कार्य कर रहे थे वो 24.7% तक पहुंच गया। ये एक अच्छी बात है। और टर्सरी सेक्टर जिसमें 17% लोग इन्वॉल्व थे वो 31.5% 31.5% तक पहुंच गया। यानी जो सेवा क्षेत्र है और हमारा द्वितीयक क्षेत्र है उसमें कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है वो बढ़ा है और प्राथमिक क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत घटा है। ये अच्छी बात कैसे है? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्राथमिक क्षेत्र में जो ये प्रतिशत घटा है वो अच्छी बात है। वो क्यों है? वो इसलिए है बच्चों अच्छी बात कि किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि अर्थव्यवस्था में देश की एक बड़ी जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र पे लगी हुई है और प्राथमिक क्षेत्र जो है वो परंपरागत है, जैसे भारत जैसा देश जो एक अल्प विकसित देश है, विकासशील देश है, उस देश में जहाँ कृषि उन्नत नहीं है और उत्पादकता बहुत ही कम है। आप देख पा रहे होंगे कि देश की अभी भी अगर हम बात करें देश की आधी जनसंख्या, लगभग आधी जनसंख्या 43.8% इस प्राथमिक क्षेत्र में है और इस प्राथमिक क्षेत्र का योगदान देश की इकोनॉमी में मात्र 15% है जीडीपी में। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि देश के लगभग आधी जनसंख्या केवल देश की जीडीपी के 100 रुपये में से केवल 15 रुपये इनकम अर्जित कर पा रही है। तो ये दिखाता है, ये इस चीज़ का परिचायक है कि एक बहुत बड़ा भाग जो प्राथमिक क्षेत्र में इन्वॉल्व है वो ज़्यादा इनकम प्राप्त नहीं कर पा रहा है, अर्थात गरीब है। और इन योजनाओं का प्रभाव ये रहा है कि इस प्राथमिक क्षेत्र से लोगों का पलायन द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की तरफ हुआ है और लोगों के जीवन स्तर में कुछ वृद्धि हुई है। ये इन योजनाओं का एक बेनिफिट रहा है जो इस आंकड़े के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से आप समझ पाए इसका फ़ायदा कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में एक जो कार्यशील जनसंख्या में एक वृद्धि हुई है प्रतिशत में, ये एक अच्छी बात है। परंतु ये जो अगर हम देखें प्राथमिक क्षेत्र से का जो परसेंटेज है कार्यशील जनसंख्या का, ये 72% से 43 पर आया है, पर 43 अभी भी एक बहुत बड़ा भाग है जनसंख्या का जो प्राथमिक क्षेत्र में लगा है। यानी ये योजनाएं इससे ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती थी अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से होता। तो ये इन योजनाओं की कमी रही कि मतलब अब हमने ये देखा है कि कोई भी जो भी ज़्यादातर विकसित देश हैं उन्होंने अपना विकास विनिर्माण क्षेत्र, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ के बल पे, विनिर्माण क्षेत्र के बल पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बल पे या टर्सरी सेक्टर के बल पे किया है। प्राथमिक क्षेत्र पे जो इकोनॉमी ज़्यादातर जो डिपेंडेंट हैं वो अल्प विकसित देशों में पाई जाती हैं। तो अल्प विकसित प्राथमिक क्षेत्र पे इन्वॉल्व होना अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित होने का परिचायक है। तो अभी भी देश का एक बहुत बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है। ये इन योजनाओं की असफलता की ओर भी इशारा करता है। अब जब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, मतलब कार्यशील जनसंख्या का केवल 1/4 हिस्सा ही अभी इस सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र में लगा है और ये क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है किसी देश के विकास के लिए। और इसमें अभी भी हमारी जनसंख्या का एक छोटा भाग ही है, मतलब 1/4 हिस्सा ही है जिसको और ज़्यादा बढ़ाए जाने की ज़रूरत थी, जिसके लिए योजनाएं सफल नहीं हो पाई। तो अगर हम योजनाओं की समीक्षा करें तो हम यह पाते हैं कि ये योजनाएं अपने एग्जीक्यूशन में, अपने क्रियान्वयन में उतनी सफल नहीं हो पाई और देश के एक बड़े भाग को सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र की तरफ आकर्षित नहीं कर पाई। चलिए अब बात करते हैं कुछ उन सुझावों की जिनके द्वारा हम बेरोज़गारी को कम कर सकते हैं और देश में रोज़गार संवर्धन के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो उसमें जो पहला सुझाव रहेगा वो यह रहेगा कि उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए। उत्पादकता में वृद्धि यानी श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि। अगर श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि होगी तो श्रम की उत्पादकता और श्रम के रोज़गार का सीधा संबंध है। यदि उनकी उत्पादकता बढ़ेगी तो श्रमिकों को कार्य करने के अवसर भी बढ़ेंगे और इससे बेरोज़गारी भी कम होगी। तो इस श्रमिकों की उत्पादकता बढ़े, इस पर प्रयास किया जाना चाहिए।
उत्पादकता में वृद्धि कैसे हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इससे रिलेटेड है। आप इस पॉइंट को समझ के आप ये देख पाएंगे कि उत्पादकता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो वो है शिक्षा प्रणाली में सुधार। जो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। भारत में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो रोज़गार उन्मुख नहीं है, इसको रोज़गार उन्मुख बनाने की आवश्यकता है। यानी बच्चों को स्कूल स्तर पे ही वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि जिससे कि वो स्किल्ड लेबर बन सकें, जिससे कि वो एक ऐसे कार्य स्वरोजगार के भी कर सकें। यदि उनको कोई नौकरी या रोज़गार नहीं मिल पाता है तो वो अपना स्वरोजगार कर सकें। तो इसलिए उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी शिक्षा के दौरान मिलनी चाहिए ताकि वो स्वरोजगार के अवसर की तरफ प्रेरित रहें और बेरोज़गार ना रहें। अब बात करते हैं हम तीसरे सुझाव की। वो है जो लोग स्वयं रोज़गार में लगे हुए हैं उन लोगों को सहायता दी जानी चाहिए। तो स्वयं रोज़गार में लगे लोगों को सहायता, अगर हम उन लोगों को सहायता प्रदान करेंगे तो वो लोग धीरे धीरे अपने उद्योग को, अपने कार्य को बढ़ा पाएंगे और जिससे वो और लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं और इससे रोज़गार संवर्धन होगा, इससे लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, वो है लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अगर हम लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे, क्योंकि लघु और कुटीर उद्योग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देते हैं। यदि हम अपने देश में लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार हम उपलब्ध करा सकते हैं उन्हीं के क्षेत्र में। तो इससे श्रमिकों का पलायन भी नहीं होगा, वो अपने ही गांव, अपने ही आसपास, अपने ही शहर में रह के अब कार्य कर सकते हैं, अपनी जीविका का अर्जन कर सकते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण सुझाव रोज़गार को बढ़ाने के लिए दिया जा सकता है वह है सहकारी उद्योगों का विकास किया जाए। जो सहकारी उद्योग होते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलके एक उद्योग लगाते हैं, कार्य करते हैं और उसमें सबका स्वामित्व होता है और उतना हिस्सा होता है जितना उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूशन किया है। जिससे क्या होता है कि जो लोग उद्योग नहीं लगा सकते थे, अपना कार्य नहीं कर सकते थे, वो लोग भी आपस में मिलके इतना अमाउंट इकट्ठा कर पाते हैं कि वो एक उद्योग लगा पाते हैं। तो इस तरह के जो उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए और सहकारी उद्योग इनको बोलते हैं हम, इनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाना चाहिए। अब हम जिस इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात, सुझाव की बात करने जा रहे हैं वह है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करना। हमको विदेशी निवेश को भी अपने देश में आकर्षित करना चाहिए, जिससे जब विदेशी पूंजी, विदेशी कंपनी हमारे देश में आके प्लांट लगाती है तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे यहाँ क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिलता है और उनको रोज़गार मिलता है और विदेशी पूंजी हमारे देश में आती है तो यह देश के लिए भी बेनिफिशियल है और जिस क्षेत्र में वो विदेशी पूंजी लगती है, विदेशी कंपनी एस्टेब्लिश होती है, उस क्षेत्र का भी विकास होता है। सातवां इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसकी हम बात करने वाले हैं वह है कि श्रम गहन उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और इसके लिए यह है कि ऐसे उद्योग जो लेबर इंटेंसिव हैं, जिनमें लेबर कैपिटल का कम और लेबर का ज़्यादा प्रयोग होता है, यदि हम ऐसे उद्योगों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे पाएंगे। बच्चों, इस वीडियो में हमने सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएं, बेरोज़गारी को कम करने के लिए, रोज़गार के अवसर को बढ़ाने के लिए जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई थी, हमने इस वीडियो में उन योजनाओं को, महत्वपूर्ण जो योजनाओं को देखा, समझा और फिर बाद में हमने उन योजनाओं की समीक्षा भी की और लास्ट में हमने कुछ ऐसे सुझाव भी रखे जिनके द्वारा हम देश में रोज़गार के अवसर को बढ़ा सकते हैं, बेरोज़गारी को कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।